सभी का डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं विजय प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बंगाल विजय के बाद सीआर पार्क के कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष। मां काली का लिया आशीर्वाद। बंगाल में 9 मई को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर सबकी निगाहें हैं। वहीं तमिलनाडु में किंग मेकर टीवीके की क्या होगी आगे की रणनीति, इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा 9 मई को होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। तमिलनाडु में टीवी के चीफ विजय ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध, लेकिन अभी तक साफ नहीं है गठबंधन की तस्वीर। पटना के गांधी मैदान में 7 मई को बिहार की कैबिनेट का होगा विस्तार। समारोह को लेकर तैयारियां तेज। एनडीए के कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की यूएई में हुए ड्रोन हमले की कड़ी निंदा। हमले में घायल 3 भारतीयों की जल्द स्वस्थ होने की कामना। बातचीत कूटनीति के जरिए शांतिपूर्ण समाधान पर दिया जोर। वियतनाम के राष्ट्रपति लो तो लाम भारत के 3 दिवसीय दौरे पर। गया पहुंचने पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने किया स्वागत। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही भाजपा ने राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीट पर जीत दर्ज की है और 1 सीट पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस और जनता उन्नयन पार्टी ने 2-2 सीट पर जीत हासिल की है। माकपा भी अपना खाता खोलने में सफल रही है। माकपा और ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की। फाल्टा सीट पर मतदान रद्द होने के कारण 293 सीट के परिणाम आए हैं। इस जीत के साथ भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। और बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा। उन्होंने कहा कि ये दिन खास इसलिए भी है क्योंकि इसी तारीख को रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन होता है। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। ये कल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज सुबह दिल्ली स्थित सीआर पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया। आज मां कामाख्या के पवित्र भूमि में जो विजयश्री मिली है, उसके लिए आज मां काली के दरबार में मत्था टेकने आए हैं। और मेरा ये मानना है मां काली, मां दुर्गा, मां कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि हम पश्चिम बंगाल, असम समेत पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और इस बीच बंगाल में बीजेपी की जो सुनामी चली है, उसके बाद अब सवाल है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसके लिए बीजेपी की ओर से सभी केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे ताकि वो बंगाल में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग कराएं और फिर नेता का नाम सामने आ सके। लेकिन इस दौड़ में अगर पहला नाम आता है तो वो है शुभेंदु अधिकारी।
जो भवानीपुर में सबसे बड़ा उलटफेर करके बंगाल की जीत को और पावरफुल बना रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोट से हराया है। पिछली बार नंदीग्राम में पटकनी दी और अब भवानीपुर में। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर विधानसभा सीट से भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद मिठाई बांटी। उन्होंने कहा कि ममता को हराना बहुत जरूरी था। इस हार के बाद ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। ये हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। एक लंबे समय से पश्चिम बंगाल की धरती पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया, जो प्रयास अब जाके सफल हुआ है। और यह सिर्फ सफल नहीं हुआ है, पश्चिम बंगाल की प्रचंड जीत के साथ पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी ने देश के अन्य हिस्सों में भी एक बड़ा संदेश दिया है कि किस तरह से जब किसी राज्य की जनता इस बात को ठान लेती है बड़े परिवर्तन का, तो बहुत खामोशी से वो परिवर्तन होता है जो सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी उसे महसूस भी नहीं कर पाती हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या फैक्टर, वो क्या गणित रहा बीजेपी की जीत का, जिसमें महिला वोटर्स का बीजेपी की ओर झुकाव एक बड़ा फैक्टर रहा है। क्योंकि महिलाओं का जो चुप्पी थी वो एक मौन क्रांति के रूप में सामने आई है जीत के साथ। महिला आरक्षण बिल एक बड़ा असरदार, एक तरह से जिस तरह से विपक्ष ने संसद के भीतर महिलाओं के 33% आरक्षण के अमल पे रोड़ा अटकाया, उसका गुस्सा महिलाओं में निकला है। वहीं अगर और फैक्टर्स की महिलाओं की हम बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स हैं, जो एक बड़ा स्विंग साबित हुई हैं। और ये बड़ी हिस्सेदारी है भारतीय जनता पार्टी की जीत की, महिलाओं को जाती है। बीजेपी का महिला केंद्रित नैरेटिव प्रभावी रहा, जिसमें वो तमाम योजना रही। जहां एक तरफ ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार थी, तो उसकी तुलना में बंगाल की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की अन्नपूर्णा भंडार को स्वीकृति दी। सरकारी कर्मचारी और युवा एक साथ आए हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। कर्मचारी और युवा फैक्टर एक बड़े फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत का। 7वें वेतन आयोग का वादा भारतीय जनता पार्टी का जमीन पर असर दिखाता दिखाई दिया है। वहीं टीएमसी सरकार पर डीए मुद्दे पर एक बड़ी नाराजगी वहां की जनता की थी, जो साफ दिखाई दी इस जीत में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच की अगर हम तुलना को करें और उनके विकास मॉडल की अगर बात करें, तो प्रधानमंत्री अपने साथ एक डबल इंजन के विकास मॉडल को लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचे, जिसका एक बड़ा असर दिखाई दिया। और इस डबल इंजन के विकास मॉडल में सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस था। इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ाना, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी देख रहा है कि देश के अन्य राज्य जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से वृद्धि हो रही है। तो वहीं 1,31,00,000 युवा वोटर्स, इन्होंने एक बड़ा बदलाव दिया है। फर्स्ट टाइम वोटर्स का एक बड़ा झुकाव देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग अब से और थोड़ी देर में इन तमाम डेटा को भी रिलीज करेगा कि किस तरह से महिला वोटर्स का कितना परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को रहा। इस जीत से यह आंकलन जरूर लगाया जा सकता है कि एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का, यंग वोटर्स का, फर्स्ट टाइम वोटर्स का भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रहा है। वहीं सुरक्षा का माहौल एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा। सुरक्षा, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, जिसमें वोट प्रतिशत बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का। इसी में दोनों चरणों में चुनाव में 2 चरणों में चुनाव हुआ, बम्पर वोटिंग हुई, उसके पीछे भी सुरक्षा का एक माहौल देना सबसे बड़ा कारण रहा। सीएपीएफ की भारी तैनाती उसमें से एक तरह से एक बड़ा कारक सिद्ध हुई है। वहीं ऑब्जर्वर्स का नियुक्त करना, ये एक बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुआ है। जिस तरह से लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले और उन्होंने वोट किया है। हिंसा के डर में कमी थी, क्योंकि ये पहला चुनाव पिछले 40 साल के चुनाव में रहा पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में, जहां हिंसा चुनाव में नहीं हुई है। और 2026 का चुनाव अब आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनावों के भविष्य को बदलने जा रहा है। जहां पश्चिम बंगाल में हिंसक चुनाव हुआ करते थे, अब वो भी
वो एक तरह से धारणा पूरी बदलेगी। एक बड़ा हिस्सा रहा पीएम मोदी समेत बड़े दिग्गजों की रैलियां, एक रणनीति और खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति जमीन पे जिस तरह से रही उसका एक बड़ा असर दिखाई दिया। पन्ना प्रमुख सिस्टम लागू किया गया। पन्ना प्रमुख के तहत जो एक पूरी जमीन पे कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं में सिर्फ सुरक्षा की भावना ही नहीं बल्कि किस तरह से एक मोबिलाइज करना वोटर्स को कि वो निकलें और अपने हक का वोट करें, इसके लिए वो जो पूरी रणनीति थी वो काम आई। डेटा एनालिसिस का 3 कैटेगरी बनाई गई थी। हर सीट को लेकर स्ट्रैटेजी मीटिंग की गई और हम जानते हैं किस तरह से 15 दिन तक पहले मतदान से लेकर दूसरे मतदान के बीच और उस बीच में भी अमित शाह ने पूरा अपना बेस बनाया पश्चिम बंगाल को। बूथ लेवल परफॉर्मेंस और स्विंग वोटर्स का कैलकुलेशन किया गया और इस कैलकुलेशन में भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के साथ एक बड़ी सफलता मिली है। 4 केंद्रीय और 4 बंगाली नेताओं का कोर ग्रुप बनाया गया। तो ये जमीन पे वो स्ट्रैटेजी थी जिसने काम की भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड जीत के लिए। साथ ही साथ कई और बड़े फैक्टर्स भी रहे। जिस तरह से इस जीत के पीछे हमने देखा है कि कैसे पूरे बंगाल में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। अगर सीट के साथ भी हम बात करें तो कई ऐसी सीट रही जहां 20% मुसलमान आबादी रही है, जहां 20 से 39% मुसलमान आबादी रही है और इन आबादी के क्षेत्रों में टीएमसी को 2021 के चुनाव में ज्यादा सीटें मिली थी और वही एक बड़ा स्विंग रहा कि किस तरह से इन सीटों पर इस बार बीजेपी ने अपना वर्चस्व लहराया है। और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं, शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार और कोलकाता से हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं। सौरभ दत्ता, 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है, सबसे बड़ा सवाल ये मुख्यमंत्री कौन? रितु जी देखिए, 9 तारीख जो डेट तय किया गया है ये डेट का भी अलग महत्व है ये बंगाल की राजनीति से जुड़कर, क्योंकि आप जानती हैं कि भाजपा को लगातार बंगाली अस्मिता को लेकर सवाल उठाया गया है चुनाव के मैदान में टीएमसी की ओर से, और अब भी वो सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी के चलते ये 9 मई 25 से बैसाख है, यानी कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जयंती है। बंगाली के हर घर में आपको एक रविंद्रनाथ ठाकुर का एक बुक या फिर गाना कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बंगाली के मन में बसते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। तो उसी दिन को भाजपा की जो नई सरकार बंगाल में बनने जा रही है उसकी शपथ ग्रहण का समारोह का दिन चुनकर ये साफ तरीके से ये मैसेज दिया गया है उन खेमे को, टीएमसी के उन लोगों को जो बार बार भाजपा को बाहरी मुद्दे पर भाजपा का आलोचना की। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री कौन। देखिए, जब पहले चरण का वोट हुआ था तब पहले चरण के वोट के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे पे आकर उन्होंने कहा था कि 110 से भी ज्यादा सीटें इस पहले चरण में ही हो गया है, भाजपा की सरकार होगा, कोई अगर मगर की अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो तब पूछा गया था कि सीएम कौन बनेगा, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कहा था कि सीएम वही बनेंगे जो बंगाली मीडियम में, बंगाली स्कूल से पढ़े बड़े, बंगाल में पढ़े बड़े। जी सौरभ, अभी क्या नामों पर कोई मंथन शुरू हुआ है? देखिए, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक है। बैठक के बाद आज देर रात राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह वो बंगाल आएंगे, ऐसा खबर मिल रहा है। और उसके बाद बैठक होगा। बैठक के बाद जैसे आपने कुछ देर पहले मेंशन किया, जो बंगाल के जो दायित्व में जो सेंट्रल लीडरशिप थे, जो बंगाल के जो लीडरशिप है, श्रमिक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और भी जो बड़े नेता है, उनके साथ बैठक होगा। और बैठक करने के बाद ही कौन मुख्यमंत्री होगा उसके ऊपर चर्चा होगा। नामों की अगर बात करें तो देखिए, ये जनता पार्टी ऐसी पार्टी के पिछले अगर कुछ सीटों में आप देखें तो चर्चित नामों से सीएम हुआ है ऐसा देखा नहीं गया है, उसमें भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा है। तो इस बार बंगाल में भी ऐसा होगा कि नहीं वो भी देखना चाहिए। लेकिन अगर आप इस समय की बात करें तो ये तो तय है कि ममता बनर्जी को हराने वाली जो कैंडिडेट जिन्होंने हराया, शुभेंदु अधिकारी, एकदम ममता बनर्जी के घर पर हराया, उनके मोहल्ले पर हराया, और एक बार नहीं 2 बार। तो शुभेंदु अधिकारी का नाम निश्चित, ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री
उसमें सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी का ही दावा एक तरह से बनता है, जिस तरह से ममता बनर्जी को उनके गढ़ में 2 बार उन्होंने हराया है। हमारे साथ शेखर अय्यर भी मौजूद हैं। शेखर अय्यर साहब, भारतीय जनता पार्टी की इस जीत की परिभाषा अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे आप परिभाषित करेंगे इतनी बड़ी जीत को? एक तो एक बड़ा क्रांति है ये। पश्चिम बंगाल में क्रांति हुआ है। वो क्रांति सुशासन के लिए हुआ है। आपने शुरुआत में कई फैक्टर्स की बात की, वो सारा फैक्टर्स के साथ साथ अगर जो 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 सबसे बड़ी बात है, जिस तरह की उन्होंने जो पुअर गवर्नेंस जो देखा ममता की है, जो कुशासन उन्होंने देखा है, उससे मुक्ति पाने की एक सीमा पार हो चुकी थी। देखिए, आप उनको मुक्ति चाहिए, वो देख चुके हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, और इस 15 साल में जो बंगाल की जो हालत बनी है, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, शेखर साहब, अपनी ज्यादातर रैलियों में 19 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, 2 बड़े रोड शो किए। रोड शो भी उन इलाकों में किए जो ममता बनर्जी के गढ़ कहे जाते हैं। तो भय बनाम भरोसा, इसी की बात प्रधानमंत्री ने पूरे चुनाव प्रचार में की। कल भाजपा मुख्यालय से भी उन्होंने इसी बात की कहा कि ये जीत, ये जनादेश भय पर भरोसे का जनादेश है। तो क्या बंगाल की जनता में ये डर एक लंबे समय से रहा है? बिल्कुल रहा है। वो भी देखिए, जो राजनीति के नाम पे जो हिंसा और हिंसा करके एक राजनीति तो चली आई है। मतलब पहले वामपंथियों के समय में, बाद में तृणमूल के समय, मानी 30 और 15 साल, 45 साल से लोग डरे डरे जाके वोट डाले, कोई डाल नहीं पाए। और वोट डालने के बाद जो हिंसा, 3 प्रकार की हिंसा हमने देखा पश्चिम बंगाल में जी। मतलब चुनाव के प्रचार के समय, चुनाव के दिन पे, और चुनाव होने के बाद जो बदलाव से जो हिंसा, गरे जलाए गए। पिछले 2021 में तो ऑफिशियली 24 लोग मरे बीजेपी के कार्यकर्ता, उससे ज्यादा लोग कहा जाता है कि उनकी हत्या हुई है, रेप हुई है राजनीति के नाम पे। तो ये सारे चीजों को एक प्रकार से प्रधानमंत्री के आश्वासन, हमारे होम मिनिस्ट्री के आश्वासन और इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था किया, हर बूथ पे जिस तरह केंद्रीय फोर्सेस तैनात किए गए, क्योंकि 21 में क्या हुआ रितु जी, आपने देखा होगा, सेंट्रल फोर्सेस तो पहुंच गए थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन ममता सरकार ने उनको डिप्लॉय नहीं किया। इस बार पूरी स्थिति, जो पिछले 21 में जो चीजें नहीं हो पाई, वो इस बार हुआ। यानी पहली बात, जो एसआईआर की बार बार आलोचना होती है, एसआईआर के माध्यम से जितने फर्जी वोटर्स थे, यानी जो मर चुके थे, उनके नाम पे वोट डाला जाता था, लगातार डाला जाता था, वो नंबर 1, वो हट गए। दूसरी बात, जो बूथों में सुरक्षा नहीं थी, बूथ में घुस के जाके करते थे। तीसरी बात, ये डर का माहौल पैदा करके कोई वोट जाने डरता था अगर कोई बम गिर गया, उस माहौल को खत्म किए। और तीसरी बात, काउंटिंग के समय जब वोट काउंट किया जाता है, गिना जाता है, उस समय जो सुरक्षा, देखिए काउंटिंग पोल के बाहर कई इस बार भी कोशिश की गई थी तृणमूल की तरफ से, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था ऐसा रहा, कोई भी जगह पे काउंटिंग डिस्टर्ब नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लोगों को पहली बार लग रहा है भाई। जो शेखर साहब, एसआईआर प्रक्रिया को लेके दोनों चरणों में चुनाव से पहले लगातार मुखर थी ममता बनर्जी, बार बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही थी, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी कर रही थी और एक मैसेज भी दे रही थी अपने वोटर्स को कि वो एसआईआर के खिलाफ जो चुनाव आयोग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रही है, उसके खिलाफ। लेकिन इस पूरे जनादेश में क्या आपको लगता है, जब 21 लाख लोग वोट करने निकले हैं, जो नए वोटर्स के तौर पर भी देखे गए, तो उसमें एसआईआर का गुस्सा जनता के बीच नहीं था जो एक गढ़ने की कोशिश की गई, बल्कि एसआईआर का समर्थन दिखाई दिया है? क्योंकि एसआईआर के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की जो एक पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, अवैध वोटर्स को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, अब उसका समर्थन ये जनादेश दिखता है। बिल्कुल, देखिए एसआईआर में जो बातें ममता कह रही है, तृणमूल जो कह रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? ये बितरा बेड़म से क्यों शुरू हुआ? किसने रुकावट पैदा की? जिसने कोर्ट कचहरी में जाके इसको रोकने के लिए कितनी कोशिश की गई, जिसके वजह से उसमें टाइम डिले हुआ। लेकिन उसके बावजूद जितना एक्सरसाइज कंप्लीट किया गया, और जो लोग रह गए, देखिए जो लोग रह गए उनका भी अभी चलेगा, एजुकेशन चलेगा। लेकिन ममता ने अगर कोऑपरेट करती, जैसे केरला में हुआ, वहां भी वामपंथी सरकार, कोई बीजेपी सरकार नहीं है, उन्होंने कोऑपरेट किया।
तमिलनाडु में हुआ SIR, कोई दिक्कत नहीं है। केवल पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा हंगामा करके उसको ना होने देना, और उसके बावजूद आपने क्या देखा, जिनके पास वोट का अधिकार था, जिनका प्रॉपर ये मतलब वोटर कार्ड लेकर, जिनके पूरे जो जेन्युइन वोटर थे वो जाके वोट डाले। हाँ, देखिए इससे बड़ा स्पष्ट होता है, जहां फ्री एंड फायर, जो हम बार बार कहते हैं फ्री एंड फायर पोलिंग, अगर फ्री एंड फायर पोलिंग होता है तो लोग अपने चुने हुए सरकार को वोट दे सकते, चुने हुए पार्टी को। शेखर साहब, कुछ डेटा आपके सामने रखती हूँ। जैसे पश्चिम बंगाल की 293 सीटों में जहां 20% मुस्लिम आबादी है, उसमें 2021 में ये करीब करीब 153 सीटें हैं ऐसी। टीएमसी को 94 सीटें मिली थी 2021 में, इस बार मात्र 15 सीटें मिली हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 59 सीटें मिली थी 2021 में, जो अब 138 हो गई हैं। यानी 3 गुने और 4 गुने का फर्क ये दिखाई देता है। तो इस फर्क को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ममता ने जिस तरह राजनीति की है, ये तुष्टीकरण लेकर अपीसमेंट पॉलिटिक्स जो रहा, जिसकी वजह से तो ये हिंदू वोट का कंसोलिडेशन के तौर पे ही इसे देखा जाए, या सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता थी कि जनता नहीं की, एक भय का माहौल हमेशा रहा? नहीं रितु जी, दोनों है इसमें। हिंदू कंसोलिडेशन क्यों हुआ? क्योंकि 15 साल से आपने जिस तरह एक माहौल बना दिया, ये इस तरह की अपीसमेंट कर दी जो लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट किया, कि हिंदुओं पे आक्रमण, हिंदू पे अटैक, हिंसा, जिसके वजह से लग रहा है, और खास करके जो घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई नहीं है, उनको वोटर बनाया जा रहा है और उनकी डोमिनेशन हो रही है। देखिए, ये बात हमें समझना चाहिए, कोई भी पार्टी 15% हो या 30% के वोट के पीछे भागेगा तो बाकी को वोट पे तो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। देखिए, सेकुलरिज्म के नाम पे जो चीजें वहां हुई, जिसकी रिएक्शन हुआ, और दूसरी बात, आप ऐसे माहौल खराब कर दिया, मतलब इतना बिगड़ गया मामला कि भाई वोट डालना ही एक आपने मतलब खतरा है। और दूसरी चीज रितु जी, ये बताइए, सुशासन के नाम पे क्या भाई, कुछ लोक कल्याण कार्यक्रम पहले से चल रहा है, लक्ष्मी भंडार चलता आया, और नए क्या है? देखिए, बंगाल की जो बुनियादी समस्या है, देखिए बेरोजगारी, किसानों की हालत, उस पर क्या ममता की तरफ से क्या सोल्यूशन था? जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। तो ये कितनी बड़ी योजना है जिससे वहां की जनता वंचित है, और खासकर वो वंचित वो है जो एक गरीब तबके की जनता है। देखिए, जो गरीब है, अति गरीब है, उनके लिए ना कोई स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था था, ना शिक्षा की हालत। आप जानते हैं क्या हालत है वहां स्कूलों की, टीचरों की इतनी राजनीति है, टीचरों की भर्ती में भी आप देखते हैं कितने करप्शन हुआ, स्कैम हुआ। देखिए, और ये चलता आएगा, ये पता नहीं, मुझे कोई लगता है ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सोचेगा कि ऐसा मैं करता जाऊंगा और 50 साल में मतलब शासन करूंगा। शेखर अय्यर साहब, अंत में एक सवाल। SIR को मुद्दा आलोचकों ने भी बहुत ज्यादा बनाया, और हम जानते हैं विपक्षी पार्टियां हो और आलोचक हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी पे इसको लेकर प्रहार करते रहे हैं। लेकिन जो नतीजे आए हैं, जो प्रचंड जीत है, ये जीत मान ले अगर 20 सीटों के साथ होती, 25 सीटों के साथ होती, तो शायद SIR का मुद्दा तब भी जीवित रहता। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया इस प्रचंड जीत ने भारतीय जनता पार्टी की? इस पे कोई संदेह नहीं है। आप डेटा लेकर देख लीजिए, जहां पे SIR की वजह से बहुत लोग कटे हैं, वहां कोई बीजेपी नहीं जीती है, और जो SIR में कोई पर्टिकुलर धर्म का कटा है किसी का, और बाकी किसी का नहीं कटा, ये भी नहीं है, वो फैक्ट्स नहीं है। भाई देखो, SIR को हो सकता है SIR और पहले शुरू करते, लेकिन SIR में रुकावट जबरदस्त डाला गया ताकि वो विलंब हो गया। लेकिन ये कहना कि कभी होना ही नहीं चाहिए, वो बिल्कुल गलत बात है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है, जो वोटर हो, जेन्युइन वोटर हो, उन्हीं को वोट करना है। और वहां पे जो परिस्थिति देखिए, आगे जाके तो आप कितने घुसपैठियों को आप लेते जाएंगे, कितने लेंगे बताइए? बिल्कुल, भ्रम और भय की स्थिति में भी मतुआ वोटर्स का वो ऐसा समुदाय रहा जो 30 से तकरीबन 40% सीटों पर एक बड़ा परिवर्तन करता, जिसकी उम्मीद ममता बनर्जी को थी, क्योंकि जिस तरह से SIR की प्रक्रिया हुई उसमें कुछ एक तरह से कुछ नाम कटे जिनका अपना एक रोष था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन पे वो मतुआ वोटर्स भी, वो पूरा समुदाय खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, जिसने इस प्रचंड जीत को और मजबूत किया है। शेखर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबकी नजरें होंगी 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह में। आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा
कौन होगा? दावेदारों में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने ही ममता के गढ़ को ढहाया है, यानी नंदीग्राम में भी और भवानीपुर में भी। अब बात करते हैं टीएमसी की हार के 5 बड़े कारणों की। आरजीकर अस्पताल, एक बड़ा दुष्कर्म मामला जो था, ये एक बड़ा मामला हुआ जिसने महिलाओं को एकजुट किया, महिलाओं को एकजुट किया ममता बनर्जी के खिलाफ। ये वही ममता बनर्जी की ताकत थी जो हर चुनाव में ममता बनर्जी के साथ थी। सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना, सरकार पर जिम्मेदारी से बचने का एक बड़ा आरोप आरजीकर अस्पताल दुष्कर्म मामले पर ममता बनर्जी पे था, जिसका असर इस चुनाव में दिखाई दिया। 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई, इसको लेकर ममता बनर्जी नहीं कुछ कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। ममता बनर्जी के पास कोई दलील नहीं थी इन शिक्षकों को बचाने की। पूरी भर्ती प्रक्रिया दूषित थी, विश्वसनीयता से पे सवाल खड़े किए गए थे। शासन की नाकामी और सिंडिकेट एक बड़ा कारण बना ममता बनर्जी के इस किले के ढहने के पीछे। विकास का न होना, रोजगार सृजन की कमी, टीएमसी नेताओं द्वारा ठेके, फिल्म इंडस्ट्री पर नियंत्रण, कट मनी, ये तमाम एक तरह से ये बड़े मुद्दे थे जो जमीन पे जनता के बीच में गुस्से का कारण बने, और इस गुस्से को जनता ने अपने वोट के जरिए दिखाया और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन दिया। ममता के पारंपरिक अल्पसंख्यक वोट बैंक में भी सेंध लगी है। कई ऐसी सीटें हैं जिस पे बड़े परिवर्तन सामने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने वामपंथी सरकार की गलतियां एक बार फिर दोहराई और 15 ही साल में ममता बनर्जी का ये पूरा साम्राज्य ध्वस्त हुआ। पार्टी सरकार से ज्यादा ताकतवर हो गई थी। शासन, विकास, मनोरंजन, हर क्षेत्र में टीएमसी का दबाव था, टीएमसी का कट मनी था। शहरी क्षेत्रों के मतदाता बड़े नाराज हुए क्योंकि ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा भरोसा अपने इन्हीं मतदाताओं पे था। पूरे बंगाल और देश में बड़े प्रदर्शन हुए। आरजीकर अस्पताल दुष्कर्म मामला, हो सकता है उस दौरान ममता बनर्जी को लगा हो कि सुप्रीम कोर्ट तक वो अपील करने पहुंची हैं, शामिल होने पहुंची हैं, उससे लोगों में आरजीकर के पूरे दुष्कर्म मामले को लेकर गुस्सा ठंडा हो गया होगा, थम गया होगा। लेकिन इस पूरे जनादेश में ये निकल के आया कि महिलाओं की चुप्पी एक मौन क्रांति साबित हुई, जिसने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई, और उसमें इन तमाम मामलों का अपना अपना बड़ा योगदान रहा है। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना ईएमआई भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। और तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पार्टी टीवीके के प्रमुख फिल्म अभिनेता विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। इसके साथ विजय आज राजधानी चेन्नई में अपने पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त विधायकों से मुलाकात करेंगे। 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु राज्य में बहुमत का आंकड़ा 118 का है। विजय की पार्टी टीवी को 108 सीटों पर जीत हासिल हुई है। ऐसे में पार्टी को राज्य में सरकार बनाने के लिए 10 विधायकों के समर्थन की बस जरूरत है। 2024 में पार्टी की स्थापना करने वाले विजय ने मात्र 2 वर्ष में अपने पहले विधानसभा चुनाव में ही एक बड़ी जीत प्राप्त कर ली है। राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक दूसरे स्थान पर है और उसने 59 सीटें जीती हैं। अन्ना द्रमुक 47 सीट जीतकर तीसरे स्थान पर है। और तमिलनाडु में नायक से जननायक कैसे बने विजय थलपति, जनता का इतना अपार समर्थन कैसे मिला? दरअसल अभिनेता विजय ने डीएमके और एआईएडीएमके के खिलाफ खुद को तीसरा विकल्प के रूप में पेश किया, फैन क्लब्स को संगठित किया अपने लिए। इन 2 सालों में विजय ने विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके गठबंधन का समर्थन 2 फरवरी 2024 को विजय ने औपचारिक तौर पर टीवीके लॉन्च की
और सितंबर 2024 में चुनाव आयोग से टीवीके को इनकी पार्टी के लिए मान्यता मिली। 27 अक्टूबर 2024 को विक्रवांडी में पार्टी का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। विजय मक्कल यक्कम की शुरुआत हुई। साल 2009 में फैन क्लब को संगठित किया, जबकि महिला वोट बैंक ने उनके अभियान में बड़ा योगदान दिया है। तो तमिलनाडु से एक बड़ा एक तरह से परिवर्तन दिखाई दिया, जहां परंपरागत द्रमुक पार्टियों पर लोगों का विश्वास नहीं रहा, और यही एक बड़ा नारा भी विजय का रहा इस चुनाव में, एक विकल्प देने का। तमिलनाडु में हालिया विधानसभा चुनाव में डीएमके को मिली हार के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण रहे, और सबसे बड़ा कारण विजय फैक्टर और टीवीके का उदय रहा। डीएमके के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर रहा एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा एक तरह से आप सोच सकते हैं एक सबूत मिला कि जिसमें स्टालिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। नई पीढ़ी के वोटर्स ने डीएमके को नकारा। सत्ता विरोधी लहर और भाई भतीजावाद यानी परिवारवाद के खिलाफ तमिलनाडु की जनता ने बढ़ चढ़ के वोट किया। उदयनिधि स्टालिन का सनातन धर्म के खिलाफ बोलना स्टालिन और डीएमके को भारी पड़ा। स्टालिन का हिंदी विरोधी बयान कई मौकों पर मतदाताओं के बीच विवादास्पद बने। स्टालिन अपने इन विवादों से शहरी क्षेत्रों में पकड़ कमजोर होना एक बड़ा कारण बना है स्टालिन और डीएमके की हार का। गठबंधन में समन्वय की कमी देखी गई। कुल मिलाकर मतदाताओं ने पारंपरिक द्रविड़ नारों को नकारते हुए नए नेतृत्व और बदलाव की ओर अपना झुकाव दिखाया। चेन्नई से निशांत राय और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हमारे साथ हैं। निशांत का रुख सबसे पहले करते हैं। निशांत, 10 नंबर की कमी के साथ विजय राज्यपाल तक अपना लेटर लेके पहुंच चुके हैं, लेकिन इस कमी को कैसे पूरे करने की क्या रणनीति टीवीके की बन रही है? देखिए, पिछले 2 घंटे से विजय जो हैं टीवीके हेडक्वार्टर हैं, जिसके बाहर मैं इस समय खड़ा हूं, और जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके साथ ये बैठक कर रहे हैं। विजय जब जीत कर आए, सबसे पहले अपने फैंस का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, और जिनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने पार्टी की शुरुआत की थी उनको श्रद्धांजलि दी, तमाम जो महान विभूति हैं। और उसके बाद जो है विजय वो बैठक कर रहे हैं, और टीवीके के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 10 जो विधायक है आखिर किससे समर्थन लिया जाए और किस तरीके से पार्टी की भविष्य की रणनीति हो। खासकर मैनिफेस्टो में जो पार्टी ने बड़ी घोषणाएं करी हैं, 8 ग्राम सोने का सिक्का जिसकी वर्तमान में कीमत देखी जाए तो 1,20,000 रुपये है। महिलाओं को शादी में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको देने की बात कही गई है। तो ये तमाम चीज़ें आर्थिक तौर पर किस मजबूती के साथ सरकार के गवर्नेंस में आ सकती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर विजय की चिंताएं बढ़ रही हैं। लेकिन उन चिंताओं से सबसे बड़ी चिंता यही है कि 10 वो कौन से विधायक होंगे। क्या विजय जो डीएमके के सहयोगी गठबंधन है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, उनके साथ आएंगे, या फिर विजय एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में आएंगे, या छोटी पार्टियों को एक साथ करेंगे। इस्टेब्लिश गवर्नमेंट चाहिए तो बीजेपी को एआईडीएमके या डीएमके के साथ आना होगा, नहीं तो 10 का जो आंकड़ा है वो विजय के लिए काफ़ी मुसीबत भरा हो सकता है। ऐसे में विजय की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो उसका पहला ये टेस्ट है। अगर इस टेस्ट को विजय बहुत अच्छे से पास कर पाए तो देखना दिलचस्प होगा कि वो सरकार को किस तरीके से भविष्य में गवर्न करेंगे। बिल्कुल निशांत, आपके ही सवाल को शेखर अय्यर जी के तरफ लेके चलते हैं। पॉलिटिकल मैच्योरिटी का पहला इम्तिहान 10 विधायकों का जुटान, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं उसे पूरा करना बड़ी चुनौती। शेखर साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती है, यही है कि पहले नंबर्स कहाँ से लाएंगे, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा चुनाव से पहले कोई भी गठबंधन में शामिल होने के लिए मना किए, और बार बार यही दावे रखे कि भाई कोई भी मेरे साथ आ सकता है लेकिन मैं मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहूँगा। तो इसीलिए कोई गठबंधन नहीं हो पाया, पहली बात। दूसरी बात जो आप देखेंगे कि दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो पार्टियां हैं, जो पार्टियां पहले कांग्रेस के अंदर भी एक बात पहले भी थी, चुनाव से पहले भी, कि डीएमके को छोड़ के विजय के साथ जाने की, लेकिन कांग्रेस में उसको लेकर कोई सहमति नहीं बनी, और राहुल गांधी भी वही चाहते थे, वो भी नहीं हुआ।
और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि इस बार विजय के पार्टी में जितने लोग इलेक्ट होके आए हैं, किसी का कोई अनुभव नहीं है सरकार चलाने में या गठबंधन चलाने में या बाकी पार्टी से कैसे तालमेल रखने में, कोई अनुभव नहीं है, सारे फ्रेश है। लेकिन लोगों की पूरी भरपूर सपोर्ट मिली है और उसका बड़ा कारण है जो आप जैसे आपने कहा कि शेखर साहब तमिलनाडु की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है कि अभिनेता नेता बनते रहे हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहे। हम AIADMK को देखें तो उसने भी अपना पूरा एक वर्चस्व बनाया, लेकिन क्या ऐसी स्थिति पहली बार तमिलनाडु के राजनीतिक उसमें दिखाई दे रही है कि विजय जैसे नेता, इनके साथ जो 108 लोग चुने गए हैं, उनके पास कोई राजनीतिक उतनी बड़ी पकड़ नहीं, और अब इस राजनीति को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पे सोचा जा रहा है, क्योंकि द्रमुक पार्टियों के खिलाफ ही इन्होंने चुनाव लड़ा है, तो विकल्प क्या हो सकते हैं चुनने के लिए? देखिए, विकल्प मतलब सबका एक्सपेक्टेशन ये था कि DMK की शासन को लेकर नाराजगी बहुत था, जमीन तक था, इसलिए तो आज 15 DMK के मंत्री हार गए और मुख्यमंत्री साहब स्टालिन भी हार गए। देखिए, स्टालिन को हारना, क्योंकि लगातार एक नैरेटिव चली कि DMK के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन स्टालिन के लिए बहुत सपोर्ट है, लेकिन आपने क्या देखा, दोनों को नहीं मिला, ना स्टालिन को मिला ना उन मंत्रियों को मिला। ये अपने आप ने लोगों ने टोटल रिजेक्ट कर दिए। आज केवल स्टालिन बयान दे रहे हैं भाई हमसे 3.5% ही ज्यादा मिला, वो बात नहीं है। देखिए, लोग विकल्प ढूंढ रहे थे लेकिन वो विकल्प वो AIADMK में नहीं देखे। DMK के भीतर फूट हो सकती है क्या शेखर साहब? नहीं, देखिए, एक बात है कि ये चुनाव DMK के अगले नेतृत्व को लेकर भी था। स्टालिन चाहते थे कि चुनाव के बाद अपने कमांड इनको संभालते, उदयनिधि को देते, लेकिन उदयनिधि जीत गए जरूर, लेकिन उदयनिधि को एक्सेप्ट करने के लिए पार्टी में तैयार नहीं थे। और सबसे ज्यादा रितु जी, जो लोग वहां जिस बात को लेकर इतने परेशान थे वो है करप्शन को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, महिलाओं को ऊपर जो अत्याचार, वो लगातार इतनी क्राइम्स बढ़ती गई। और दूसरी प्रॉब्लम ड्रग प्रॉब्लम, तो नशे की वहां पे जिस तरह की जो ये सारे मुद्दे थे इस चुनाव में। और जो कॉमन पीपल है उनके लिए लग रहा था भाई हमारे सामने क्या है, और उस समय लग रहा था कि हमने तो इनको चांस दे दिया, ADMK को पहले देखे। देखिए, ADMK का संकट जयललिता के बाद नेतृत्व का संकट था ADMK में। EPS जो उसके बाद भी CM बने, और पार्टी के अंदर कौन पूरा नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा, इसको लेकर भी काफी झगड़ा रहा। ये सारे को लेकर जब, और बीजेपी की हमारी वहां कोशिश रही किसी तरह NDA एक यूनाइटेड प्रोजेक्ट करके कोशिश करना, लेकिन लोगों को उतना भरोसा नहीं था ADMK के ऊपर, और DMK ऊपर तो पूरा चला गया। तो ऐसे समय में विजय नेचुरल चॉइस लगा उसके ऊपर, क्योंकि एक फिल्म हीरो थे, सारे उन फिल्मों में यही कहानी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिंसा के खिलाफ लड़ रहे हैं। शेखर साहब, एक बार अपने साथी संवाददाता से ये भी जानते हैं कि DMK AIADMK खेमे में क्या है, क्योंकि ये 10 विधायकों की कमी की पूरी करने की जितनी चुनौती विजय के सामने है, उतना ही बड़ा अवसर इन दोनों पार्टियों में भी है, कम से कम AIADMK में। देखिए रितु, मैं पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। विजय जो है बैठक करके विधायकों के साथ अब बाहर निकले हैं, और जो विजय के समर्थक हैं वो यहाँ पर हल्ला मचा रहे हैं और विजय के बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं। और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो विजय की फ़ैन फॉलोइंग है आपको अब नज़र आ रही होगी, तमाम मीडिया पर्सन्स हैं, और अब विजय का बाहर आने का वेट किया जा रहा है। जो विधायक हैं नवनिर्वाचित, सभी से विजय ने मुलाकात किया, बैठक की, भविष्य में गठबंधन की रणनीति क्या है इस पर चर्चा की। अब आते हैं आपके सवाल पर जिसके बारे में आप जिक्र कर रही थी। देखिए, चुनौती DMK के साथ भी है, चुनौती AIADMK के साथ भी है। सबसे बड़ी चुनौती अपने गठबंधन के सहयोगियों को किस तरीके से साथ में रखा जाए, खासकर छोटे सहयोगियों को, जैसे कि DMK की सहयोगी कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, 2-2 सीटें उन्होंने जीती है, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है, इसके अलावा मुस्लिम लीग है, और दूसरी तरफ AIADMK की बात करें तो BJP है, अन्य राजनीतिक दल हैं। तो इनके साथ पहली चुनौती है कि अपने गठबंधन के साथियों को किस तरीके से एकजुट रखा जाए। फिर उसके बाद बात आती है जो इनके जीते हुए विधायक हैं
उनको किस तरीके से रखा जाए। लेकिन विजय के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े राजनीतिक दल दूसरे दलों के बड़े नेताओं के टच में रहते हैं और वक्त पड़ने पर पार्टियों में हमने देखा है कि एक साथ बड़ी संख्या में विधायक दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन विजय के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी बताया कि अभी सभी फ्रेशर्स हैं जिनको ये पता नहीं है किस तरीके से गठबंधन धर्म निभाया जाता है, गठबंधन में किस तरीके से रहा जाता है। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं, इसलिए AIADMK की बात की जाए या DMK की बात की जाए, दोनों फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विजय का क्या फैसला होता है, वो किसके साथ जाता है, ये भी इनके विजन को दर्शाएगा। क्योंकि कांग्रेस के साथ जाएगा, अगर विजय जाते हैं कांग्रेस के साथ, तो उनको 5 और विधायकों की जरूरत होगी, और वो 5 विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के होंगे या इंडियन मुस्लिम लीग के होंगे या अन्य होंगे। ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी विजय जो भी पॉलिटिकल मूव लेंगे वो उनका तमिलनाडु में राजनीतिक भविष्य डिसाइड करेगा। जी शेखर साहब, पोस्ट पोल अलायंस से कितना अहम हो जा रहा है विजय के लिए, पार्टियों के चुनाव करने में, अपने अलायंसेस चुनने के लिए, तमिलनाडु जैसे राज्य में आगे बढ़ने के लिए? देखिए, सरकार चलाने के लिए तो आपको हाफ वे मार्क क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो उनके सामने, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने DMK को भी विरोध किया, ADM को भी विरोध किया। अब चुनाव के बाद क्या ADM को वो अप्रोच करेंगे, और अगर वो अप्रोच करेंगे क्या ADM के उनको समर्थन देगा, ये एक पहली बात है। दूसरी बात, जो अभी जो अलायंस जो DMK के जो फोल्ड में है, आज स्टालिन ने एक बैठक बुलाई है अपने DMK के जितने अलायंस पार्टनर को, उनमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। इसका मतलब कांग्रेस अपने ऑप्शंस ओपन रखा है जी। और तीसरी बात, बाकी सारे पार्टीज में जो सुन रहा हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 4 सीटें हैं, यानी CPI CPM दोनों के पास, और एक VCK करके एक दलित पार्टी है, उनके पास भी 2 है। ये सारे अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें पहले बताइए कि आपकी शासन धर्मनिरपेक्ष होगा कि नहीं, मतलब आप BJP के साथ कैसा रिश्ता रखेंगे, केंद्र के साथ, मतलब ये सब जो बातें हैं ये उस विषय पर नहीं है। वो अपने बार्गेनिंग पोजीशन शुरू कर दिए, भाई हमें कितना मंत्रिमंडल मिलेगा, क्या मिलेगा। सो ये सारे जो है बड़ी बोझ है विजय के सर पर, क्योंकि आप तो एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरी अब ऐसे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे जिसपे आपको जो बड़े एश्योरेंस आपने दिया है कि सुशासन देंगे, क्या वो आप दे पाएंगे? अभी तो हनीमून पीरियड है ऋतु जी, 6 महीना और 1 साल ले लीजिए। अभी तमिलनाडु के लोग जिन्होंने इनको वोट दिया वो तो अभी समर्थन अपेक्षा में रहेंगे कि ठीक है विजय तो कुछ करेंगे, इसलिए तो दिए वोट। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो चैलेंजेस है और कोई एक्सपीरियंस लोग नहीं है शासन, फिर बाबू के साथ चलाएंगे, फिर तो ब्यूरोक्रेसी टेक ओवर करेगा। तो ये और तमिलनाडु में बहुत समस्या है ऋतु जी, ऐसा नहीं है कि वहां कोई मतलब इजीली मैनेज कर पाएंगे, वॉक नहीं होगा विजय के लिए। जी बिल्कुल, और कई ऐसे बड़े वादे हैं जिनके लिए वित्त को जुटाना, यानी कि फाइनेंशियल वो पूरा जुटाना भी विजय के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, उन वादों को पूरा करना। नहीं ऋतु जी, मैंने जो सुना है, जो कुछ सरकारी ऑफिसर्स जो उन्हें अभी ब्रीफ किए हैं, उन्होंने पहली बात यह कह दिया कि तमिलनाडु के खजाना खाली कर दिया डीएम के जाने से पहले, ये स्कीम वो स्कीम, ये पैसे वो पैसे देके खजाना खाली है। जी हाँ, अगर इस तरह की खबरें हैं, इस तरह की अगर खबरें हो तो ये चुनौतियां हैं। तो ये कांटों से सजा हुआ ताज विजय को मिला है तमिलनाडु की राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, आपका भी, शेखर साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात असम की। असम में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। एनडीए ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने 82 सीट पर जीत हासिल की, जबकि उसके सहयोगी दलों बोडो पीपुल्स फ्रंट और असम गण परिषद को 10-10 सीट पर जीत मिली है। राज्य में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है। विपक्षी खेमे में कांग्रेस ने 19 सीट जीती है, जबकि बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले AIUDF और अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले रायजोर दल ने 2-2 सीट हासिल की है। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार विदिशा नियोग को 89,434 मतों से हराकर लगातार छठी बार
जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट में मौजूदा भाजपा विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी से 23,181 मतों के अंतर से हार गए। और असम में हेमंता मॉडल हिट है और ये इस बार चुनाव के नतीजों से साबित हो गया। असम के लोगों ने इस बार बीजेपी को बम्पर वोट देते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। हेमंता फिर से एक बार मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि उससे पहले पार्टी की औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होंगी, लेकिन हेमंता खुश हैं। उन्होंने कल केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। जालुकबारी सीट पर 63,000 से अधिक वोटों की बढ़त के साथ अपनी अजय छवि बरकरार रखी है। जीत के बाद हेमंता बिस्व शर्मा ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता में ला देने के लिए असम की जनता को धन्यवाद दिया और कहा, शतक के साथ हैट्रिक के लिए शुक्रिया। असम का जनता को हमारे पार्टी का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बीते 10 साल असम को जो मोदी जी ने सेवा किया, इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और आगे भी मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम हर बिंदु में आगे बढ़ेगा। यही आशा लेके असम का जनता ने मोदी जी को वोट दिया। और असम में हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण रहे। 2023 के परिसीमन के बाद मुस्लिम बहुल सीटें 41 से घटकर 26 रह गई, जबकि SC/ST और बोडोलैंड क्षेत्र की सीटों में वृद्धि हुई। मुस्लिम बहुल सीटें 41 से घटकर 26 हो गई परिसीमन के बाद। वहीं SC/ST और बोडोलैंड की सीटें बढ़ी। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ चुनाव लड़ा और बांग्लादेशी घुसपैठ को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। भारतीय जनता पार्टी का असम के चुनाव में बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ बना और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण पार्टी के पक्ष में कम आया और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा के हिंदुत्व मॉडल ने उन्हें व्यापक जन समर्थन दिलाया। महिलाओं का भी बीजेपी के पक्ष में महत्वपूर्ण समर्थन रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक हमने देखा कि भाजपा को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला है। चाय बागानों की महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए हेमंता बिस्व शर्मा ने, जिसमें उन्हें 5,000 रुपए एक मुश्त दिए गए। तो चाय बागानों की महिलाओं और असम की भी महिलाओं ने, जहां हेमंता बिस्व शर्मा को मामा के एक तरह से उपनाम से पुकारा जाता है, जिससे समर्थन और भी ज्यादा बढ़ा। इसके अलावा 15 लाख घर और 2 लाख नौकरियों के वादों ने विकास के नैरेटिव को मजबूत किया। चुनाव में सरकार के खिलाफ कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखने को मिली। भाजपा के विकास के नैरेटिव को एक बार फिर बड़ा समर्थन मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि परिसीमन और विकास योजनाओं ने विपक्ष के प्रभाव को सीमित किया और बीजेपी की जीत सुनिश्चित की। गुवाहाटी से अश्वनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। हालांकि अश्वनी, कल के 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा बात पश्चिम बंगाल की हुई, लेकिन असम की जीत भी एक तरह से कुछ नए संकेत देती है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्वोत्तर में उदय को लेकर ये तीसरा टर्म है भारतीय जनता पार्टी का और दूसरा टर्म हेमंता बिस्व शर्मा का। हेमंता मॉडल की विजय कही जा रही है। इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हेमंता के चेहरे पर ही इस चुनाव को छोड़ दिया था? निश्चित तौर से अगर ऋतु देखें तो केंद्र सरकार की डबल इंजन के प्रयास, विकास के कार्य और विकास और विरासत दोनों को लेकर चलने की हेमंता बिस्व शर्मा की पिछले कार्यकाल में अपनी नीति, वो कहीं न कहीं लोगों के मन में भाई, लोगों के अंतर्मन में बैठी और एक ज़बरदस्त ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। क्योंकि अगर देखें, जब हेमंता बिस्व शर्मा 2015 में भाजपा में शामिल हुए थे तो भाजपा विधायकों की संख्या 5 थी। सर्बानंद सोनोवाल ने सबसे पहले यहाँ पर पूर्वोत्तर में भाजपा का द्वार खोला और भाजपा जो है 60 सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने में सफल रही। और उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल के बाद उसी प्रगति को इन्होंने बेहद आक्रामक तरीके से पेश किया जनता के सामने और इनका जो आक्रामक लहजा है
और साथ ही साथ इनकी जो कार्यशैली है वो लोगों को मन में भाई। आपने बताया कि जिससे उपनाम मामा के तौर पर इनको कहा जाता है, निश्चित तौर से महिलाओं में बहुत ज़बरदस्त पैठ है। कल के जो दृश्य थे, महिलाएं नाच रही थी, डांस कर रही थी, बिहू कर रही थी, गुलाल खेल रही थी और स्पष्ट तरीके से दिख रहा था कि कितना आधी आबादी में सशक्तिकरण के जो प्रयास किए गए हैं, चाहे वो अरुणोदय योजना हो। अरुणोदय योजना में महिलाओं को एक मुश्त सहायता प्रतिमाह दी जाती है, जिसकी राशि इस बार बढ़ाकर 3000 करने की घोषणा की गई है। चुनाव के पहले ही 9000 रुपये, 1250 रुपये अरुणोदय योजना के और साथ ही साथ 5000 बिहू का बोनस ये देने का काम किया गया था। और उससे बड़ी बात यह है कि बच्चियों की पढ़ाई के लिए अगर वो 12th में 80% से ज़्यादा पाती हैं तो वो उनको स्कूटी दिया जाता है। बच्चे भी अगर 80% से ज़्यादा पाते हैं, उनको शामिल कर लिया गया है, बच्चों को भी उनको स्कूटी दी जाती है। ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2500 3000 के आसपास उनको प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है और इसका सकारात्मक असर दिखा है। बच्चियों का जो ड्रॉप आउट रेट था, जो बाल विवाह की स्थितियाँ थी, वो सब समाज से कम हुई है। ड्रॉप आउट गिरा है, बाल विवाह की स्थितियाँ समाप्त हुई हैं, काफ़ी कम हुई हैं। उसके अलावा आक्रामक राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर मामा बनाम मियाँ यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों को कहा जाता है। वो स्पष्ट तरीके से खिलौंजी, यहाँ के जो स्थानीय मुसलमान हैं उनको खिलौंजी कहा जाता है। वो कभी भी किसी तरीके से निशाने पर नहीं रहे। रिंकी भुइयाँ शर्मा यहाँ के जब हज यात्री जाते हैं उनको विदा करते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन घुसपैठ जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था उसको इन्होंने बहुत तीव्रता से उठाया। खुद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि ये जो लगभग 2 लाख 2.5 लाख बीघा ज़मीन खाली कराई गई है, आगे सरकार बनेगी तो ये प्रक्रिया और तेज होगी, 5 लाख से ज़्यादा बीघा ज़मीन खाली कराई जाएगी। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, असम के जो पिछले कार्यकाल के मुद्दे रहे, विकास रहे और जो यहाँ पर उपलब्धियाँ रही, वो कहीं ना कहीं बंगाल में दिखी, क्योंकि असम और बंगाल सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से और कल्चरल तरीके से, राजनीतिक तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है। तो बंगाल का जो ऐतिहासिक जीत का मानी जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं असम का भी योगदान माना जाना चाहिए। हाँ, एक बात ये भी थी कि वहाँ पर ये कहा गया, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर बंगाल जीतेंगे तो झालमुड़ी भी खाएंगे और मिठाई भी खाएंगे। और कल यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ मिठाई भी बटी और हिमंता बिस्वा शर्मा को यहाँ के दिलीप सैकिया जो राज्य प्रमुख है भाजपा के, उन्होंने पेड़ा भी खिलाया। तो उस तक बेहद आक्रामक तरीके से जिस तरीके की इनकी कार्यशैली रही है, वो जनता ने कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगाई है और जनादेश दिया और ऐतिहासिक जनादेश दिया। अगले 5 वर्षों में इनके सामने ये चुनौती होगी कि जनता की उम्मीदों पर कैसा खरा उतरते हैं। जी अश्विनी, अंत में व्यक्तिगत आक्रामक हमले जो होते हैं, शब्दों की एक तरह से जो सीमा को लांघा जाता है, ये तमाम चीजें भी कांग्रेस के लिए बहुत उल्टी साबित हुई और जनता का एक रोष भी दिखा जो कांग्रेस की हालत रही इस पूरे चुनाव में। निश्चित तौर से भाषाई मर्यादा दोनों राजनीतिक दलों ने लांघी है, कई बार लांघी है। खुद जिस तरीके से पवन खेड़ा ने जो व्यक्तिगत आरोप किए, सनसनीखेज आरोप किए और जो आरोप जो है कहीं ना कहीं वरदान साबित हुआ भाजपा के लिए, और लेकिन उसके बाद भी हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके का आक्रामक भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो उनका जो मतदाता क्षेत्र है, उसको भी कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता है। तो वो दोनों चीज़ें, पवन खेड़ा का यहाँ पर आरोप लगाया जाना और उसी तरीके से प्रत्युत्तर दिया जाना कहीं ना कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा का, वो एक और पॉलिटिकल मोमेंटम लोगों के बीच में बनाया। और वो पॉलिटिकल मोमेंटम की स्थिति ये रही कि यहाँ पर आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट तरीके से कहा कि उन्होंने किसी महिला पर नहीं, आपकी बेटी पर आरोप लगाए थे। और ये वजह है कि गौरव गोगोई अपने सीट पर हार जाते हैं, क्योंकि गौरव गोगोई इस पूरे के पूरे अभियान में शामिल थे। गौरव गोगोई की मैं स्थिति बताऊंगा आपको ऋतु। गौरव गोगोई का जो अपना बूथ था, बूथ नंबर 52, बड़ी देर तक गौरव गोगोई अपने बूथ पे हारते रहे। लंबे समय तक, लगभग पूरी मतगणना तक तो गौरव गोगोई हितेंद्र नाथ गोस्वामी से पीछे थे। हितेंद्र नाथ गोस्वामी विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके और काफ़ी वेटरन नेता हैं, 6वीं बार यहाँ पर इस बार विधायक है, इससे पहले 5 बार वो विधायक थे। भाजपा ने रणनीतिक तौर से वहाँ पर घेरा था गौरव गोगोई को, और गौरव गोगोई के साथ साथ लुरिन ज्योति गोगोई ये हार गए हैं। अखिल गोगोई जीते हैं क्योंकि वो वहाँ पर शिवसागर की जो सीट थी, भाजपा और असम गण परिषद दोनों फ्रेंडली फाइट कर रही थी। अगर दोनों के वोट जोड़ दिए जाए तो 1000 वोट का केवल मार्जिन रह जाता अखिल गोगोई का। तो 3G यहाँ पर थे गौरव गोगोई के साथ, लेकिन जीत जो दर्ज की है वो 5G के तरीके से कहीं ना कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने दर्ज की है। ऋतु, अश्विनी, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जब तमाम राज्यों में लड़ती है तो एक तरह से स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं और यह माना जाता है कि राज्यों में, और अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों की बात करें तो चेहरे नदारद दिखे थे, लेकिन
हेमंत बिस्व शर्मा असम से, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से, ये वो चेहरे बनते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सिर्फ अपने राज्य तक अब सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो बड़ी चुनौती बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, वहां पर भी हेमंता मॉडल काम करेगा। बानगी चुनाव प्रचार के दौरान ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में कहा, उन्होंने कहा कि घुसपैठ का मामला तेजी से हल किया जाएगा बंगाल में, जिस तरीके से असम में घुसपैठ का मामला तेजी से हिमंता बिस्व शर्मा ने किया। रैलियों में उन्होंने इसको कोट किया है। और उसके अलावा जो दबंगई थी, जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां थी, या फिर जो तुष्टीकरण का जिसको कहते क्लाइमेक्स था, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जनता ने जनादेश दिया है बंगाल में। और यहाँ भी अगर देखें तो ध्रुवीकरण हुआ है। यहाँ पर बदरुद्दीन अजमल जो है वो सिमट जाते हैं 2 सीटों में। इससे पहले के पहले चुनाव थे वो 13 सीटें पाए थे, 30 सीटों पर लड़े थे। इस बार वो 30 सीटों पर लड़े हैं, 2 सीटों पर वो हारे हैं। मुकाबला कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के बीच में अल्पसंख्यक वोटों को लेकर था। और सबसे बड़ी बात कल हिमंता बिस्व शर्मा ने जो कही, राजनीतिक टिप्पणी है, लेकिन वो निश्चित तौर से काबिले गौर टिप्पणी है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं वो अधिकांशतया मुस्लिम है। उन्होंने तो कहा कि सब के सब मुस्लिम है। 19 सीटें और कुछ ऐसी ही तस्वीर अश्विनी बंगाल की भी है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम और इन तीनों पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उसमें ज्यादातर मुसलमान ही हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं एक पॉलिटिकल जरूर एक उनका कमेंट है, लेकिन इस कमेंट में आगे के विश्लेषण के लिए बहुत संभावनाएं दिखाई देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, समय नहीं है इसलिए आपको रोकना चाहूंगी। धन्यवाद पूरे विश्लेषण के लिए असम के चुनाव पर। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव चोरी वाले आरोप का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राहुल गांधी दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी अवसरवादी और गैर जिम्मेदार नेता हैं। राहुल गांधी एक अपॉर्चुनिस्टिक लीडर है, गैर जिम्मेवारी रखने वाला लीडर है। जो वो केरला में जीतते हैं वो जीत है। जब उनको जनता ने वेस्ट बंगाल, आसाम और तमिलनाडु में रिजेक्ट करते हैं, पौंडीचेरी में रिजेक्ट करते हैं, वो उनके लिए वो हताशा का भाव होता है। राहुल गांधी दिवालिया हो चुके हैं। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।